आप सभी का स्वागत है स्टडी टाइपिंग्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 4 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। आज तो स्टार्ट करते हैं आज के हेडलाइन से। तो पहला हेडलाइन है आपको इलेक्शन कमीशन को लेके। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर आपको पता है तो आर्टिकल कौन सा मेंशन है? 324 में। और ये कुछ जो आपका बिहार इलेक्शन होने वाला है उसमें वोटर आईडी को लेके, और अगर आप लोगों ने SIR सिस्टम पर होगा, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसी चीज को लेकर भी ये न्यूज में काफी चल रही है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका यूनियन मिनिस्टर जो आपका अश्विनी वैष्णव है, जो कि किस चीज के हैं? रेलवे के हैं। उन्होंने क्या किया है? अभी बात किया कमिटमेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ सेफ्टी फॉर रेलवे। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका अभी यहाँ पे माइग्रेंट्स वर्कर जो है वो कहाँ पे आपका बॉर्डर जो वो कोलैप्स हो गया था, कहाँ पे? ग्रेनाइट क्वारी, जो कि बेपतला, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये प्लेसेस इन न्यूज पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन से आपको स्टेट से रिलेटेड है। बट हमारे लिए स्टैटिक में अगर देखा जाए तो हमें ग्रेनाइट समझना जरूरी है, क्योंकि ग्रेनाइट से आपको काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो ग्रेनाइट जो है वो किस टाइप का रॉक है? तो ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। और ये किस चीज से बनता है? आपका मैग्मा और मेल्टेड रॉक से। मैग्मा जो आपका जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसी से आपका बनता है, ग्रेनाइट बनता है। और जो अगर आंध्र प्रदेश का रीजन देखोगे, एरिया देखोगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब आपको डेक्कन जो ट्रैप रीजन वाला उसी में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मिलते हैं। और ग्रेनाइट अगर आप देखोगे तो बहुत यूजेस है इसका, काफी मिनरल कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। बट हमारे लिए क्या याद रखना है कि ये किस तरह का रॉक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि सेडिमेंट्री रॉक है या इग्नियस रॉक है, तो हमें याद रखना है कि इग्नियस रॉक है। उसके बाद जो हेडलाइन है वो आपका प्रो फिलिस्तीन को लेके। सिडनी, मेलबर्न, केपटाउन, ये सब आपका जगह कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको सपोर्ट प्रो फिलिस्तीन मार्च चलाया जा रहा है। तो हमारे लिए है कि क्योंकि अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन को लेके अभी उसको एज ए स्टेट एक्सेप्टेंस जो है, जैसे कि फ्रांस ने किया और कुछ कनाडा वगैरह जो वो आपको सितंबर में इस चीज को अनाउंस करने वाला है। तो ये देखना है कि कहाँ पे किस तरह से ये चीजें चल रही है। नेक्स्ट न्यूज है आपका रसिया को लेके। रसिया में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है, कार्सिनिकोव, ठीक है, ये वोल्केनो का नाम है आपका। और इसकी वजह से वार्निंग दिया गया। तो ये 600 साल के बाद इरप्ट हुआ। तो हमें बस ये याद रखना पड़ेगा कि वोल्केनो, क्योंकि बहुत सारे वोल्केनो लास्ट ईयर भी 2024 में बहुत सारे वोल्केनो इरप्ट हो रहे थे। तो ये कहाँ से, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को लेके। तो ये इसका अभी काफी इंडिया का काफी खराब परफॉर्मेंस चल रहा है इसमें। तो अब ये न्यूज है आपका तेलंगाना, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन, ठीक है, जो कि कौन है? आपको जी किशन रेड्डी है। तो वनडे एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है, या फिर आपको यूनियन कोल माइंस में कौन है। तो ये आपको जी किशन रेड्डी है। तो ये तो वनडे एग्जाम के लिए हो गया। बट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका नेशनल हैंडलूम डे को लेके। अब इससे यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बट वनडे एग्जाम में भी, क्योंकि डे काफी इंपॉर्टेंट होता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो डे इवेंट्स और ऑथर बुक ये सब तो आते ही क्वेश्चन वहां पे। तो नेशनल हैंडलूम डे होता है कब? आपको 7 अगस्त को होता है। और इसकी जो शुरुआत थी, इसको सेलिब्रेट करना है हमें, कब से हमने शुरुआत की थी? 2015 से हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमें नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करना है। और अगर हैंडलूम को आप देखोगे तो बहुत बड़ा रोल था आपका स्वदेशी मूवमेंट में। स्वदेशी मूवमेंट जो आपका होता है कब होता है? 1905 में होता है। और इस अगर आप देखोगे तो इसी टाइम पे क्या होता है? आपका बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल पार्टीशन होता है 1905 में। तो इसी चीज को, इसके विरोध में जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। अब इसका सेलिब्रेशन जो है प्लेसेस इन न्यूज करके आप याद रख सकते हो। ये माधवपुर, शिल्पा रमन, ठीक है, ये आपको हैदराबाद में यहाँ पे ये चीजें होने वाली है। तो हमें बस ये डे याद रखना कब होता है? 7 अगस्त को होता है। और इंडिया का अगर टेक्सटाइल में देख लिया जाए कि क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का क्या रैंक है, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि किसका टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो चाइना टॉप पे आता है। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। और इंडिया का अगर रैंकिंग देखा जाए तो इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आपको टेक्सटाइल के टर्म में। और अगर ब्रिटिशर्स के टाइम में देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट था। उस टाइम में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया का टेक्सटाइल में, बट थोड़ा बहुत इसमें क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट न्यूज है आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट डिफरेंट कंट्रीज के अगर कोई विजिट करते हैं इंडिया में, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनका नाम है फर्नांड आर मार्कोस जूनियर, ठीक है। ये अराइव कर रहे, कहाँ पे आ रहे? आपको न्यू दिल्ली में आ रहे। 5 डे का इनका विजिट होने वाला है।
तो ये बस हमें नाम याद रखना कि कहाँ के प्रेसिडेंट। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्नांड आर मार्कोस है जूनियर है वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है, और ये रिसेंट विजिट वहां पे उन्होंने इंडिया में किया था। तो ये आपके कौन से कंट्री के, फिलीपींस के। फिलीपींस का जो कैपिटल है वो क्या आपका मनीला है। और बहुत सारी चीजों पे बात होने वाली है, जैसे कि ट्रेड वगैरह, बिजनेस एंड और जो आपका डिफेंस सेक्टर, उन सब चीजों पर चर्चा होगा जब विजिट होगा, तो उसके बाद और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको कवर करेंगे। सुनामी पॉसिबल इन रसिया। अब कमचटका आपका एक प्लेट्यू है, ठीक है, जोन है, जो कि कहाँ पे, रसिया में। यहाँ पे वोल्केनो, जो डोरमेंट वोल्केनो, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि 600 ईयर के बाद वो इरप्ट हुआ है। तो ये आपका कहाँ पे, ये प्लेसेस, ये ऑलरेडी एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है कि कमचटका प्लेट्यू जो है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है। आपको चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऐसे कुछ ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। तो ये हमें याद रखना रसिया से रिलेटेड है। अब जो इरप्शन हुआ है इसका नाम कार्सिनोकोव वोल्केनो है, कमचटका, ठीक है, प्लेट्यू के आसपास है। 600 ईयर जो के बाद ये इरप्ट होता है, इसको इसीलिए डोरमेंट बोला जाता है। दो तरह का वोल्केनो होता है, एक एक्टिव होता है, दूसरा डोरमेंट होता है। तो इंडिया में आप लोग मुझे बताना, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इंडिया में वोल्केनो कहाँ पे है भी कि नहीं है, ठीक है। यस, वोल्केनो, ठीक है, कहाँ है वो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज है हमारा अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके। अब तो ये पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि ये जो चैंपियनशिप है आपको कहाँ पे हो रहा है, तो ये एथेंस में हो रहा है, ठीक है। और एथेंस जो है वो ग्रीस में, ठीक है। यहाँ पे आपका अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है। और इसमें जो आपको कौन कौन सी, अगर ये पूछ दिया जाएगा कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको सितंदर, ठीक है, जिन्होंने क्या किया फुटबॉल। अब कौन से फ्री स्टाइल 60 kg में इन्होंने, ओके, देखते फाइनल होगा उसके बाद हमें पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज है रेलवे को लेके कि जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया है, जिसमें आपको 1300 स्टेशन को कंट्री में क्या करने की बात की गई है, रीडेवलप करने की बात की गई। तो आपको पूछा जा सकता है डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन में कितना जो कवरेज मिलने वाला, कितने रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा, तो 1300 किया जाएगा। और लास्ट 11 ईयर में कितनी चीजें आप चेंजेस हुए, ये डेटा स्पेसिफिक चीज है, कुछ कुछ आपको याद रखना चाहिए। और ये आपको रीडेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लार्जेस्ट एवर रीडेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन कि जो आपको 1300 स्टेशन को रीडेवलप करने की बात की जा रही है, तो वर्ल्ड का ऐसे स्टेटमेंट डाल दिया जाएगा कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ऑलरेडी मैंने इस न्यूज को कवर करवाया था। अगर आप लोगों ने अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हो तो ये कांडला पोर्ट को लेकर जो न्यूज था मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करवाया था। वापस इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कांडला पोर्ट जो उसको दीनदयाल पोर्ट भी बोला जाता है, ये कहाँ पे आपका गुजरात में है। और गुजरात में जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में, ठीक है, इसी के आसपास है। इसको गेटवे भी बोला जाता है, जो कांडला जो जिसको दीनदयाल पोर्ट बोला जाता है, ये गेटवे है आपकी इस चीज के लिए, खासकर जो आपको मिडिल ईस्ट कंट्री से कनेक्ट करने के लिए गेटवे है। बट ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन पोर्ट सेक्टर कहाँ पे बन रहा है, कांडला में बन रहा है। तो फर्स्ट है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पोर्ट भी याद रखना है। इंडिया में टोटल अगर देखा जाए तो 13 मेजर पोर्ट है, जिसके अंदर ये भी पोर्ट आपका आता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर एट कांडला, ठीक है। प्रोजेक्ट जो अंडरटेकन ये प्रोजेक्ट जो है उसको कौन इसको कर रहा है, तो ये इनका नाम है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है। हमारे टारगेट है नेट जीरो एमिशन टारगेट, तो उसी के अंदर ये चीज को इंक्लूड करवाया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, अब यहाँ पे कुछ टारगेट दिए गए, इसमें इतनी डिटेल में तो नहीं आता, बट हमें पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पोर्ट बहुत ही आपका फेवरेट एरिया कुछ एग्जाम में, जो आपको पूछ दिया जाता है कि किस साइड है आपको पोर्ट, कांडला पोर्ट कौन से स्टेट में है। अब वो 2070 है हमारा, ठीक है। कार्बन इमिशन नेट जीरो हमें करना है, जो हमने टारगेट कब पर रखा है, 2070 का रखा है। तो 2070 अगर है तो उसको लेके बहुत सारे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं उसमें इंक्लूड किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट न्यूज है आपका कोलेरा को लेकर, ठीक है। अब ये बीमारी आपको फैला है कहाँ पर, सूडान में, ठीक है। डार्फुर रीजन है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था, प्लेसेस इन न्यूज करके पूछा गया डार्फुर रीजन है कहाँ पर, तो ये इसको बाद में देखते हैं, बट पहले हम लोग समझ लेते हैं कोलेरा के बारे में। जो कोलेरा है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें जो है आपको खासकर जो कॉन्टेमिनेटेड फूड होते हैं या फिर आपको वाटर होता है उसकी वजह से होता है, डिहाइड्रेशन वगैरह होता है। और जो आपका
ऑर्गन जो इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होता है वो कौन सा होता है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे आपको इम्पैक्टेड होता है, सबसे ज्यादा इसी को क्या करता है, आपको टारगेट करता है ये बीमारी। और जो आपका कॉलरा है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ब्लू डेथ से नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ब्लू डेथ बीमारी है वो आपको ऑप्शन में कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, या फिर टीबी वगैरह डाल दिया जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन में आ सकते हो आप लोग। कॉलरा याद रखना कि ब्लू डेथ को ही बोला जाता है, ब्लू डेथ जो है वो कॉलरा को बोला जाता है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि हमें देखना है यहाँ पे, डार्फुर के बारे में देखना है। ये आपको वेस्टर्न सूडान वाले जो एरिया है उसमें लाई करता है, और ये रीजन आपको सिविल वॉर के लिए काफी फेमस है। सिंस 2003 से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं, और जो ये सिविल वॉर चल रहा है ये दो ग्रुप के बीच में चल रहा है। एक तो सुडानीज गवर्नमेंट, जो सुडान के जो गवर्नमेंट है वो, और दूसरे साइड में कौन है आपको? मिलिटेंट ग्रुप्स जिनका नाम है जांजवीद, ठीक है। तो ये मिलिटेंट ग्रुप्स के बारे में भी पूछ दिया जाता है, जैसे हाउदीज के बारे में पूछा गया था जो यमन से रिलेटेड है, तो उसके अलावा हमस के बारे में पूछा गया था। तो वैसे आपको जांजवीद जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जांजवीद जो ग्रुप है वो किससे रिलेटेड है? आपको सुडान से रिलेटेड है। तो इसमें बीमारी के साथ साथ हमने क्या देख लिया? सिविल वॉर के बारे में देख लिया। थोड़ा सा यहाँ पे यूनिसेफ, क्योंकि ये जो कॉलरा को इसको खत्म करना है, ठीक है, और इस चीज को जो लेके इनिशिएटिव ले रहा है, कौन ले रहा है? आपका यूनिसेफ ले रहा है। तो यूनिसेफ के बारे में भी देख लेते हैं। तो यूनिसेफ जो है वो आपका, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। इसको लीगल स्टेटस कब मिला था? 1946 में मिला था, 11 दिसंबर को। और इंडिया में अगर देखा जाए तो इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? 1949 में किया गया था। और काफी आपका जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड आपको केसेस वगैरह होता है वो भी मॉनिटर करता है, कौन? यूनिसेफ करता है। अगेन सूडान को लेके ही है। सूडान में अगर आप देखोगे तो कॉलरा भी, और तो ये आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंट्री जहाँ पे आपको, या फिर किस तरह का क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। तो कॉलरा और मलेरिया दोनों का जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे फैला हुआ है। और रिसेंटली अगर आप लोगों को याद हो तो एक कंट्री को मलेरिया फ्री करवाया गया। कौन सा कंट्री था आपका? सूरीनाम, ठीक है। सूरीनाम जो है आपको रिसेंटली मलेरिया फ्री हुआ है। इसके अलावा इजिप्ट लास्ट ईयर 2024 में हुआ था। सारे जैसे खार्टूम जो कैपिटल है किसका? सूडान का कैपिटल है। यहाँ पे क्राइसिस क्या चल रहा है? यहाँ पे अगेन जो, क्योंकि कॉलरा वगैरह जो बीमारी है, जो मलेरिया, वो आपको कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है, सैनिटेशन प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो ये सारे एरिया में यही क्राइसिस चल रहा है, लैक ऑफ एक्सेस बेसिक वाटर और सैनिटेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। अब यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर को लेके, ठीक है, तो ये इस पे भी काफी ज्यादा सब्सिडी दिया जाता है। तो इसमें भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें चीजें, डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है। तो 6 न्यू यूरिया प्लांट्स लगाए जाएंगे, आपको लास्ट 6 ईयर में लगाए भी गए, ठीक है। काफी सारे इसमें काम किया जा रहा है। इंडिया का रैंकिंग में देखना समझना है कि इंडिया का अगर देखा जाए फर्टिलाइजर के टर्म में, तो इंडिया आपका सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये याद रखना, फ्लिप करके स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंज्यूमर सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन प्रोड्यूसर आपका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट है, ग्लोबली है, ठीक है। अब हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन किया गया आपको 2023-24 में, कितना था आपको? 314 लाख मेट्रिक टन जो है प्रोड्यूस किया गया था। अब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग जो फर्टिलाइजर को लेकर वो किस किस कंट्री के साथ डील कर रहे हैं? सऊदी अरब के साथ कर रहे हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका का अगर आपको ऑर्गेनिक क्राइसिस याद होगा, ऑर्गेनिक क्राइसिस हुआ था कब? और इसी की वजह से वहां पे आपको जो है पावर टसल भी काफी हुआ था, जहाँ पे रातों रात डिक्लेयर कर दिया गया था कि वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा। तो उसके बाद जो है इंडिया का जो है फर्टिलाइजर उन्होंने बैन कर दिया था और ऑर्गेनिक की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से काफी आपको फूड क्राइसिस जैसा सिचुएशन आया था। तो इंडिया ने वहां पे फर्टिलाइजर आपको प्रोवाइड किया था वापस से। फर्टिलाइजर आपका जो है किस तरह से हेल्प करता है, जैसे कि एनहेंस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। इसके अलावा जो अलॉन्ग विद सीड क्वालिटी ऑफ सीड, रिलायबल इरिगेशन, ये सब इस तरह से आपको जो एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। और खासकर जो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, हरित क्रांति जो हुआ था आपको कब हुआ था? 1960s में बोला जाता है। MS स्वामीनाथन इसके बहुत बड़े जो कॉन्ट्रीब्यूटर है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें भी आपका फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल था। अब जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024-25 में, उसमें बताया गया था कि जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है वो आपको 16% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो 46% है पॉपुलेशन उसमें क्या आपको इस चीज में इन्वॉल्व है। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से डेटा है। अब ये है कि फर्टिलाइजर एक बेसिक टर्म में देखा जाए तो ये क्या है आपको? फर्टिलाइजर जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, और किस चीज से बनता है? तो अब कंफ्यूजन हो सकता है, ऑर्गेनिक से बनता है। फर्टिलाइजर आपका इनऑर्गेनिक केमिकल है,
ऑर्गेनिक तो आपको काफी यूजफुल होता है, काफी आपको इको फ्रेंडली होता है। और जो फर्टिलाइजर है वो किस फॉर्म का होता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म का होता है। और इसको देने से, जो सॉइल में सप्लीमेंट देने से आपको क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के लिए बढ़ती है, फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, आपका इनफर्टाइल भी हो जाता है सॉइल। डिफरेंट फॉर्म्स इन फर्टिलाइजर, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन भी बताएगा, 3 तरह के क्लासिफाइड हो जाते हैं फर्टिलाइजर। तो ये एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट डाल दिए जाते हैं कि फर्टिलाइजर 2 तरह का होता है, फिर 4 तरह का होता है, 5 तरह का होता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, आपको 3 टाइप्स के फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो जो देख लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप होता है। एक तो सोल फर्टिलाइजर होता है, एक मिक्स फर्टिलाइजर होता है, दूसरा क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सोल फर्टिलाइजर के अंदर क्या होगा, एक सिंगल जो आपको जो न्यूट्रिएंट यूज किया जाएगा, जैसे नाइट्रोजनस हो सकता है, यूरिया हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम अमोनिया हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, फास्फेट हो सकता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, और पोटेशियम हो सकता है। तो ये एक तो यही याद रखना है कि फर्टिलाइजर में यूज क्या किया जाता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है और पोटेशियम होते हैं। मिक्स वाले में क्या किया जाता है, आपको 2-3 मिक्स किया जाता है, जैसे कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, इसमें रेशियो का देखोगे तो अमोनिया का कितना है, फॉस्फेट का कितना है, तो 18:46:0। नाइट्रोफॉस्फेट में अगर आप देखोगे तो 20:20:0। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, इसका रेशियो अगर देखोगे तो ये है। तो ठीक है, तो मिक्स वाले में आपको काफी सारे मिक्स किए जाते हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है उसमें क्या किया जाता है आपको, और जैसे कि जिंक ईडीटी है, ठीक है, इसमें जिंक सल्फेट यूज किया जाता है, माइक्रो सल्फेट यूज किया जाता है, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये बस हमें क्लासिफिकेशन याद रखना है कि 3 तरह के होते हैं, सोल फर्टिलाइजर, मिक्स्ड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं कि बस सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नैनो यूरिया के बारे में सुना होगा, जो कि जिसका आपको प्लांट कहाँ पे लगाया गया था, गुजरात में लगाया गया था। अब एडवांटेजेस कुछ हैं आपको फर्टिलाइजर के, जैसे कि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। और जो आपका स्पेसिफाइड न्यूट्रिएंट्स कैन बी अप्लाइड एज नीडेड, अगर जरूरत है तो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पैकेज प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है, एप्लीकेशन कंट्रोल हो सकता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन में और फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूज आपको इंडिया का सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन को लेके, अगर देखा जाए तो हम काफी ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट है किस पे, चाइना पे, ठीक है। और चाइना सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट जो आपका इस सेमीकंडक्टर को लेकर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, तो इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इंडिया में इनिशिएटिव काफी सारी चीजें स्टार्ट किया, जैसे कि इंडिया चिप मार्केट, जो वो हमने टारगेट रखा 2030 तक का, 100 से लेकर 110 बिलियन तक का, कि हमें इंडिया में इस चीज को क्या करना है, सेटअप करना है। 6 मेजर सेमीकंडक्टर यूनिट जो अप्रूव किया गया है, और कब बनने का है इसको, 2023 से 2025, और 2025 चल रहा है, लेट्स सी कब खत्म होता है ये। सेमीकॉन, ये याद रखना कि ये इनिशिएटिव जो इंडिया का ही है, सेमीकॉन, जिसमें हम सेमीकंडक्टर जो आपको ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल हब बनाने की बात कर रहे हैं इंडिया को। और काफी सारे जो आपको जो एफडीआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात इसमें की गई है। रिसेंट क्या क्या डेवलपमेंट है, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में आपको क्या क्या लगाया गया, और हम लोग खुद इंडिजीनियस जो सेमीकंडक्टर चिप डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव से आपको हेल्प ये होने वाला है कि जो डिपेंडेंसी है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। ये अगेन, अगर मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की बात की गई, कहाँ, तो कांडला पोर्ट में। अब ऑस्ट्रेलिया में देखो क्लाइमेट चेंज का क्या क्या किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो साइड है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे फ्लड्स और जो आपको बहुत सारे क्राइसिस आ रहे हैं, तो आप अगर देखोगे तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। और ये रीजन किसकी वजह से हो रहा है, आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जैसे कि कोल्ड एयर फ्रंट ड्रॉप हो गया, कितनी 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 इंचेस के बीच में। और ये कहाँ पे आपको हो रहा है, साउथ वेल्स। तो ये याद रखना कि साउथ वेल्स कहाँ पे आपको, ऑस्ट्रेलिया में। और ये बोला जा रहा है कि मतलब काफी लंबे समय के बाद ऐसा कुछ विटनेस हो रहा है वहां पे। और क्वींसलैंड जो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे आपको 10 साल के बाद ऐसा सिचुएशन हुआ कि स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज का क्या है, इम्पैक्ट है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब